आरटी निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया कैसे करें, प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ, कौन कौन है इसमें योग्य, ये जानने के लिए आज हम चर्चा करते हैं। मैं सुधीर शर्मा, पीएसपी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया आरटी की अभी फरवरी माह में ही समाप्त हुई थी। फिर से आरटी की प्रक्रिया निजी स्कूलों में प्रवेश की अभी प्रारंभ हुई है। पहले वाले नियमों में और इस नियमों में क्या परिवर्तन है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टल पर किन विद्यार्थियों को किन क्लास में निःशुल्क प्रवेश दिया जा सकता है। गत वर्ष में P3, P4 और P5 यानी कि जो बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है और 5 साल का है, उन बच्चों को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में प्रवेश दिया गया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सत्र 2023-24 में P3, P4 और P5 के साथ में प्रथम कक्षा में भी प्रवेश प्रारंभ कर दिए गए हैं। इन प्रवेश प्रक्रिया में सबसे मूलभूत दस्तावेजों की जिनकी आवश्यकता है, उनमें सबसे पहला जो दस्तावेज आता है वो है बालक के आयु संबंधी प्रमाण पत्र। और बालक के आयु संबंधी प्रमाण पत्र में आवश्यक है आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र। दोनों की उपस्थिति में आधार कार्ड का होना और आधार कार्ड के नहीं होने पर उसकी नामांकन स्लिप का होना फार्म भरने के लिए अति आवश्यक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आरटी की प्रवेश के लिए जो नित्यांत आवश्यक है वो है मूल निवास संबंधित प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र के अंदर हम विद्यार्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, या उसके पिता का आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या उनका राशन कार्ड, बिजली का बिल, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें उसके निवास स्थान का पूर्ण जानकारी मिलती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो इस प्रवेश प्रक्रिया में आवश्यक है वो है जाति प्रमाण पत्र। यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है तो उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक रहेगा। यदि विद्यार्थी ओबीसी या जनरल कैटेगरीज में आता है तो ओबीसी होने पर भी उसे ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक रहेगा। और अगर जनरल कैटेगरी में आता है और ओबीसी में आता है तो दोनों ही स्थिति में उनका आय प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। साथ में बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो उसे अपलोड किया जाता है। जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है उसे 20 किलोबाइट 20 केबी के लगभग साइज़ रखना है। और बाकी जो अन्य 3 या 4 डॉक्यूमेंट जिनकी आवश्यकता हमें पड़ रही है, जनरल कैटेगरीज में 3 की, SC, SC, ST और ओबीसी कैटेगरी में 4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है। ये चारों ही डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 300 KB से अधिक उनकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें, जैसा आधार कार्ड में प्रवेशार्थी का नाम है ठीक वैसा ही नाम आप पोर्टल पर फॉर्म भरते समय एंट्री करें। जन्म तारीख जैसे आधार कार्ड में है और आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक बार एंट्री होने के बाद उसमें संशोधन होना काफ़ी मुश्किल होता है। आपका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है अगर आपने आधार कार्ड से संबंधित सूचनाओं को थोड़ा चेंज किया है या कुछ संशोधन करके आपने अपडेट कर दिया है। और कई समस्याएं जैसे आ रही है, जो मेरे पास कॉल आ रहे हैं अभी, जिनके बारे में चर्चा कर सकते हैं अपन, कि विद्यार्थी ने पूर्व में किसी विद्यालय में नामांकन के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने उनका प्रवेश कर दिया है,
लेकिन अभिभावक को उसकी सूचना नहीं है। हो सकता है आपके बालक का पूर्व में जो आपने आवेदन किया था उस विद्यालय में उसका प्रवेश हो चुका है। इसकी सूचना आप विद्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। अब इसमें परिवर्तनों में जो मुख्य रूप से जो परिवर्तन किए गए हैं वो है, इस बार जो आवेदन आप भरेंगे उसमें 5 विद्यालय पहले भी सेलेक्ट किए जाते थे और अब भी सेलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि पहले विद्यालय 1, 2, 3, 4, 5 आप किसी भी क्रम में भर सकते थे। इस बार ये रहेगा कि प्रथम क्रम में भरा हुआ विद्यालय आपकी प्राथमिकता सूची में 1 नंबर पर रहेगा, द्वितीय स्तर पर भरा हुआ विद्यालय आपकी प्राथमिकता सूची में 2nd नंबर पर रहेगा। इन केस यदि अभिभावक अपनी ऑटो रिपोर्टिंग नहीं कर पाता है, स्कूल में रिपोर्टिंग से अर्थात है कि उन 5 विद्यालयों में से आप किस विद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं, ये सिस्टम आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, अभिभावक को खुद को करना पड़ता है। यदि अभिभावक ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी है तो इस बार कंप्यूटर अब स्वतः ही उसको ऑटो रिपोर्टिंग मान लेगा आपके द्वारा भरी गई विद्यालयों की प्राथमिकता सूची के आधार पर। लेकिन अभिभावकों को क्या ध्यान रखना है इस बारे में बात करें, क्योंकि पूर्व में 22-23 सत्र के प्रवेश 2 माह पूर्व ही हुए हैं। सपोज दैट पिछले माह किसी विद्यालय ने यूकेजी क्लास में अपने गैर आरटी संख्या के आधार पर आरटी में प्रवेश कर दिया था, तो अब वो बच्चे 23-24 सत्र में कक्षा प्रथम में आ जाएंगे। क्या प्रथम कक्षा में गैर आरटी जो विद्यार्थी बड़े हैं उन्हीं के आधार पर 25% सीटों पर आने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा? तो क्या उस स्कूल में गैर आरटी के विद्यार्थी भी उपस्थित है या नहीं है? अगर सीट्स खाली होगी तो ही आपका प्राथमिकता क्रम भले ही 1 नंबर हो, लेकिन उस विद्यालय में अगर पूर्व में जो विगत वर्ष के विद्यार्थी थे वो अपडेट होकर के फर्स्ट क्लास में आ गए हैं, या नर्सरी से एलकेजी में, या एलकेजी से यूकेजी में, या यूकेजी से फर्स्ट क्लास में आ गए, तो उसके उपरांत भी आपके विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैर आरटी के बच्चे जब तक पोर्टल पर अपडेट नहीं होंगे तब तक आपके बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित विद्यालय नहीं कर पाएगा। तो पहली बात यह है कि आपने जो विद्यालय प्राथमिकता सूची में भरे हैं उनमें पहले ये कंफर्मेशन करें कि क्या विद्यालय में सीट खाली है या नहीं है। तीसरा, जो विद्यालय द्वारा आपका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट किया जाता था, जैसे कि आपने आधार कार्ड के आधार पर आधार कार्ड की जगह कुछ और अपलोड कर दिया है, आय प्रमाण पत्र की जगह कुछ और अपलोड कर दिया है, या नाम, पिता के नाम या जन्म दिनांक में भरने में या जाति में भरने में कुछ दिक्कत आई है, तो इस बार विद्यालय को फॉर्म को रिजेक्ट करने का जो अधिकार था वो अधिकार समाप्त कर दिया गया है। अब विद्यालय मात्र उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि इसमें ये कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए अभिभावक को स्थानीय जहाँ पर भी उनका सीबीओ ऑफिस है उस सीबीओ ऑफिस में जाकर के उस द्वारा लगाई गई आपत्ति के आधार पर नया डॉक्यूमेंट सीबीओ ऑफिस में जमा कराना है और सीबीओ ऑफिस से ही उनको अपलोड या वेरीफाई किया जाएगा। तो यदि आपके आवेदन में किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन आता है तो आप सर्वप्रथम सीबीओ ऑफिस में जाकर के उस ऑब्जेक्शन का निराकरण कर सकते हैं। तीसरा तीसरा बात जो यह है कि अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो पहली बात ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगी, और दूसरा अगर विद्यालय भी उसे रिपोर्टिंग नहीं करता है या आगे की प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन कोई कमांड नहीं देता है तो उसके गैर आरटी के विद्यार्थियों के आधार पर आवेदित जितने विद्यार्थी हैं उन पर स्वतः ही सिस्टम उसे प्रवेश कर देगा और उसका एसआर नंबर अलॉट कर देगा। पर एसआर नंबर जो अलॉट किया जाएगा वो अस्थायी एसआर रहेगा, जिसे अपन
पीएसपी पोर्टल पर जाकर के विद्यार्थी पे क्लिक करेंगे और विद्यार्थी के अंदर एसआर नंबर अपडेट पे जाके क्लिक करके उसे अपना नया एसआर दे देंगे। यदि फिर भी इस जानकारी के अलावा और कोई जानकारियों में कमी रहे या आपको किसी चीज़ पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझसे सीधा संपर्क करें। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।